नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी यादव आपका स्वागत करता हूँ टारगेट विथ रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम पॉलिटी को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं। हम सबसे पहले संविधान का दर्शन आप लोगों को बताएंगे कि संविधान के दर्शन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रस्तावना। संविधान के दर्शन में सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसके बाद मूल अधिकार की बात करेंगे। मूल अधिकार के बाद हम नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व के बाद हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे। तत्व के बाद हम मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। संविधान के दर्शन में दोस्तों हम प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। उसके बाद हम कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं? कार्यपालिका में हम देखेंगे राष्ट्रपति, कार्यपालिका में सबसे पहले हम राष्ट्रपति देखेंगे, फिर उपराष्ट्रपति के विषय में जानेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर हम प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विषय में पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हम महान्यायवादी पढ़ेंगे। महान्यायवादी के बाद हम राज्यपाल को देखेंगे। राज्यपाल के बाद हम मुख्यमंत्री के बाद हम महाधिवक्ता के विषय में पढ़ेंगे। विधायिका के अंतर्गत हम संसद के बाद विधानमंडल, संसद के अंतर्गत ही लोकसभा, राज्यसभा को भी देखेंगे। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हम विलेज कोर्ट देखेंगे। विलेज कोर्ट 2008 में पारित हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 से ये इसकी शुरुआत हुई। फिर हम उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे। विद्यार्थियों, आगामी विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत सा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। तो आइए हम देखते हैं संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन में हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। फिर हम कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के विषय में क्रमशः पढ़ेंगे। फिर हम विधायिका में आते हैं। विधायिका में सांसद और विधानमंडल। विधानमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद को। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमारा जो प्रथम टॉपिक हो, इसके बाद कुछ चीजें
जो बच रही हैं हम उसको अन्य में देखते हैं। अन्य में क्या क्या हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हम मिटाते हैं। अन्य संविधान के जो अन्य स्रोत हैं, अन्य स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संविधान का भाग। अन्य में हम पढ़ेंगे संविधान का भाग, अनुसूची, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। संविधान के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन में प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, फिर कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, फिर पंचायती राज। ठीक है, तो हम और अन्य में हम संविधान का भाग पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे, संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे, राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं संविधान के दर्शन। संविधान के दर्शन में हमारा संविधान के दर्शन में हम सर्वप्रथम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। संविधान के दर्शन में हम सर्वप्रथम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन, संविधान दर्शन में हमारा 4 टॉपिक है। इसमें हम सर्वप्रथम प्रस्तावना देखते हैं। साथियों, प्रस्तावना हमारे पूरे विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना हमारे पूरे विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना हमारे संविधान की भूमिका है। प्रस्तावना को जो है हमारे संविधान का आमुख भी कहा जाता है। प्रस्तावना हमारे संविधान का आमुख है, जो हमारे संविधान के उद्देश्य, प्रकृति, लक्ष्य, शक्ति के स्रोत और हमारे संविधान के लागू होने की तिथि को बताता है। इसीलिए संविधान को प्रस्तावना में संविधान दर्शन को संविधान के प्रस्तावना में संविधान का दर्शन छुपा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना का इतिहास एवं नामकरण। प्रस्तावना का इतिहास एवं नामकरण। प्रस्तावना का इतिहास एवं नामकरण। साथियों,
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर कब? 13 दिसंबर 1946 को की जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा के समक्ष संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के इतिहास में हम देखते हैं, संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कब? 22 जनवरी संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव विकसित होकर आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देश्य क्या। ये संविधान के में जो उद्देश्य है उसको दर्शाता है। हमारे संविधान में जो चीज भी बातें लिखी गई हैं, प्रस्तावना के माध्यम से हम एक प्रकार से यह एक समरी है जिसके माध्यम से हम संविधान में लिखी हुई बातों को समझते हैं। तो हम देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। आगे चलकर यही संविधान सभा की उद्देश्य जो थी संविधान प्रस्तावना बनी, प्रस्तावना कहलाई। तो हम प्रस्तावना के स्रोत, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना के संविधान सभा की प्रस्तावना के स्रोत के विषय में जानेंगे। प्रस्तावना के स्रोत, प्रस्तावना के स्रोत। प्रस्तावना के स्रोत में हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना के स्रोत में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से न्याय हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं समता एवं बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं प्रस्तावना के विचार को कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। दूसरा हम देखेंगे प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा
कहाँ से ली गई है। तीसरा हम देखेंगे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। न्याय कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, आगे देखेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, समता एवं बंधुत्व। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिया गया है। सातवीं प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय ये रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श ये कहाँ से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। हम प्रस्तावना की प्रकृति कैसे है। प्रस्तावना की ये प्रश्न आता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। प्रस्तावना की प्रकृति कैसे है, परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना की प्रकृति कैसे है, परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना की प्रकृति अपरिवर्तनीय है। साथ में परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय का क्या मतलब होता है, ये कहना क्या चाहता है। परिवर्तनीय प्रस्तावना, अपरिवर्तनीय का मतलब है कि प्रस्तावना की जो प्रकृति है अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब है न्यायालय से इसे सुरक्षा नहीं मिली हुई है। मिली हुई है। प्रस्तावना में लिखी गई बात को न्यायालय लागू कराने के लिए बाध्य नहीं होगा क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है। और प्रवर्तनीय का मतलब है जिसे न्यायालय में सुरक्षा मिली हुई हो, जिसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, उसे प्रवर्तनीय कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो आगे हम प्रस्तावना के संशोधन के विषय में बात करते हैं। ये हो गया हमारा प्रस्तावना के स्रोत। तो आगे हम प्रस्तावना के संशोधन के विषय में बातें करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रस्तावना में अभी तक कितना संशोधन हुआ, उसमें क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। हम बात करते हैं प्रस्तावना के संशोधन के विषय में। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना संशोधनीय है।
बेरूबारी, यह 1960 में यह मामला पहली बार 1960 में बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठाया गया। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। क्या कहा गया? 1960, इस पे मामला आता है 1960 में बेरूबारी केस। बेरूबारी केस बेरूबारी केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना 1960 में न्यायालय के सामने एक मामला आता है कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। ये बेरूबारू केस, इसे बेरूबारू केस के नाम से जाना जाता है। बेरूबारू केस के नाम से जाना जाता है। इसमें न्यायालय के द्वारा कहा गया कि संविधान को कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। भाग नहीं है। 1960 में बेरूबारू केस में कहा गया कि न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सॉरी इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक इसके 13 साल बाद फिर एक केस न्यायालय के समक्ष आता है। 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला था। केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला, मात्र 13 साल बाद 1973 एक मामला फिर न्यायालय के सामने आता है। ये केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला। केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला। केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला आता है 1973 में। केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला आता है और इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। मात्र 13 साल बाद केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय द्वारा पुनः यह चीज कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या कहा? इसका लिखते हैं केशवानंद मामले में न्यायालय द्वारा क्या कहा गया। केशवानंद मामले में न्यायालय इस केस में न्यायालय इस केस में अपनी राय बदल दी और न्यायालय द्वारा कहा गया कि न्यायालय द्वारा कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, अतः इसमें
अतः इसमें अनुच्छेद 368 प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है। जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि प्रस्तावना में संशोधन होते, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? तो इसमें 1960 में बेरूबारू केस में न्यायालय द्वारा कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके मात्र 13 साल बाद 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में फिर न्यायालय ने अपनी राय बदल दी। उसने कहा कि संविधान प्रस्तावना का प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन अनुच्छेद 368 प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं अभी तक प्रस्तावना में कितना संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन प्रस्तावना में संशोधन हम देखते हैं कितनी बार संशोधन हुआ अभी तक, कितनी बार संशोधन हुआ, प्रस्तावना अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ, कब हुआ, कितने शब्द जोड़े गए, कितने शब्द जोड़े गए, कितनी बार संशोधन हुआ, कब हुआ और कितने शब्द जोड़े गए। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इस संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। एक बार संशोधन हुआ, कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और कितने शब्द जोड़े गए? इस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, और अखंडता। पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। तो अब आइए हम देखते हैं प्रस्तावना के तथ्य को। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रस्तावना के तथ्य। प्रस्तावना के तथ्य, प्रस्तावना के तथ्य।
प्रस्तावना के तथ्य के अंतर्गत यहाँ हम प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्दावलियों के विषय में जानेंगे, महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं, इसको दो तीन माध्यम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। फिर हम यहाँ देखते हैं संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति कैसे है। संविधान के उद्देश्य, यहाँ देखेंगे संविधान के उद्देश्य क्या क्या है। संविधान के उद्देश्य, संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, संविधान के स्रोत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, संविधान की प्रकृति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और संविधान के उद्देश्य में हम देखेंगे, संविधान हमें 3 प्रकार का न्याय देता है। कितना? 3 प्रकार न्याय, 3 प्रकार का न्याय देता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, प्रकार की समानता, एक बंधुत्व भावना जो देश की एकता, और एक प्रकार की बंधुत्व भावना जो देश की एकता और अखंडता बनाए रखे। हम प्रस्तावना के कुछ तथ्य के विषय में देखेंगे, जिसमें संविधान के स्रोत, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता, हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। उसके बाद हम संविधान की प्रकृति के विषय में देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के विषय में देखेंगे। अब संविधान का उद्देश्य क्या क्या है? 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का बंधुत्व भावना जो हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। तो हम आगे इन सब के विषय में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संविधान की प्रकृति का पहला शब्द है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है ऐसा देश जो अपने आंतरिक
एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। प्रभुत्व संपन्न ऐसा ऐसा देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में आंतरिक एवं बाह्य मामलों आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। लेने के लिए स्वतंत्र हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ऐसा देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। अब हम कहेंगे क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है? हाँ, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इन्हें किसी भी देश की से पूछने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी देश की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम देखते हैं आंतरिक मामले क्या क्या हैं, बाह्य मामले क्या हैं। आंतरिक मामलों के अंतर्गत देखिए, आंतरिक मामलों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक मामले आते हैं। क्या क्या आते हैं आंतरिक मामले में? सामाजिक आर्थिक राजनैतिक एवं धार्मिक मामले। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक मामले आंतरिक मामलों के अंतर्गत आते हैं। भारत को इन सब मामलों पर निर्णय लेने के लिए किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। और बाह्य मामलों के अंतर्गत बाह्य मामलों के अंतर्गत युद्ध, किसी देश से युद्ध करना हुआ, किसी देश से संधि करनी हुई, समझौता करना हुआ। युद्ध, संधि और समझौता एक बाह्य मामलों के अंतर्गत आते हैं। इन सब मामलों में भारत को किसी भी देश से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, समाजवाद। दूसरी शब्दावली समाजवाद थी। समाजवाद। तो अब हम कल समाजवाद के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के विषय में पढ़ेंगे। तो मैं आज अपने क्लास को यहीं पे बंद करता हूँ और आपसे उम्मीद है कि ये चैनल को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग नियमित आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को कुछ न कुछ बेहतर जानकारियां देता रहूंगा जो तथ्य के साथ होंगी। फिर अब मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त हुई।